चलिए, आज हमारी है 12th लेक्चर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, आवाज क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे यस रही है। अब हम यस पूरा मैम। अवेयरनेस के साथ में अवेयरनेस के साथ में इसको देखेंगे और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं इसको आज खत्म करेंगे। तो हमने दो एनर्जीज कल देखी थी, उसमें कौन कौन सी थी? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी थी? मैम सोलर और ये विंड। सोलर एनर्जी, हाँ, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अब तीसरी आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। पानी से ही बिजली बनाई जाती है। इसके भी बहुत जगह पे पावर प्लांट्स हैं जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। किसी का माइक ओपन है, से म्यूट कर लीजिए। हम्म। तो अब जो पानी अवेलेबल है हमारे पास में वो रिवर के फॉर्म में है और वही पानी यूज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी का करंट चाहिए, पानी का एक फ्लो चाहिए, एक प्रेशर चाहिए पानी में। तो उसके लिए क्या किया जाएगा भाई? ऐसे तो जो है नदी का जो पानी होता है वो कंटिन्यूअस बहता रहता है, कहीं पे सटल होता है, कहीं उसका फ्लो ज्यादा होता है, कहीं पर स्ट्रीम्स होते हैं, बड़े बड़े झरने होते हैं, और कहीं छोटे छोटे जो कहना चाहिए नाले के फॉर्म में भी रहती हैं, स्ट्रीम्स होते हैं पहाड़ों से या हल्के फुल्के हिल से जो है सीजनल पानी जो है आता है पहाड़ों से नीचे और वो नदियों में मिलता है, और उसके बाद में नदी जो है वो बड़ा रूप लेती है और धीरे धीरे आगे की तरफ बहती है। लेकिन हर जगह का पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना नहीं सकते। उसके लिए कंटिन्यूएशन में एक फ्लो, एक करंट, एक प्रेशर जो है वो जरूरी है, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो बेसिकली टरबाइंस को मूव करता है। टरबाइंस, बड़े बड़े टरबाइंस जो हैं वो लगाए जाते हैं, और क्योंकि जो नदी का पानी है वो सीजनल होता है, बारिश में ज्यादा हो जाएगा, समर्स में कम हो जाएगा, तो कांस्टेंट जो करंट है वो हमें उस फ्लो से नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया जाता है? डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। हर बांध का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। छोटे छोटे डैम इसलिए भी बनाए जाते हैं छोटी छोटी नदियों के वहां पे, ताकि उस पानी को स्टोर कर सके और उसके बाद में कैनल के थ्रू, नहर के थ्रू इरिगेशन के लिए, या फिर जो वाटर सप्लाई है जो हमें रूटीन के लिए चाहिए, कहीं पर पानी नहीं है तो वो कैनल के थ्रू वहां पे भेज दिया जाता है। लेकिन जो बड़ी नदियां हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी काफी है, उसे यूज करने के लिए वहां पे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक डैम बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, और काफी हाई लेवल का जो उसकी कहना चाहिए हाइट है वो काफी होती है। तो काफी सारा पानी जो है वो स्टोर किया जाता है, और उस पानी से फिर जो है मशीन्स, टरबाइंस, वहां पे पूरा इंस्टॉलेशन होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वहां टरबाइंस लगाए जाते हैं। यदि आपको कहीं मौका मिले तो आप जरूर विजिट करिएगा किसी भी डैम में जहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। तो वहां पे उस पानी के करंट से वो जो एक तरह से ये मैकेनिकल मूवमेंट है टरबाइंस का, और उसके लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? पानी के फ्लो से आ रही है, पानी के करंट से आ रही है, पानी के प्रेशर से आ रही है। तो वो टरबाइंस को मूव करता है, और उसके बाद में वो जो टरबाइंस हैं वो उसके मूवमेंट से जनरेटर को एक मूवमेंट मिलती है, मैकेनिकल मूवमेंट, और फिर जनरेटर जो है उस मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सर्किटरी होती है, उसके लिए अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जितना बताया जा रहा है उतना सफिशिएंट है।
तो एक डैम बनाया, उसमें पानी को हमने रिजर्वॉयर बनाए बड़े बड़े, पानी को वहां पे रोका। और ये जनरली हर जगह पे नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि आसपास का जो हैबिटेट है, मतलब हालांकि कुछ नुकसान तो होता ही है, लेकिन फिर भी वहां पे इतना स्पेस होना चाहिए कि वो पावर प्लांट आप बना सकें। और सिर्फ पावर प्लांट नहीं बनता है, उसके अलावा उसमें जो रहने वाले, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी जो है जगह देखनी पड़ती है कि वो वहां रह सके, काम कर सके, वो रिस्की ना हो। आसपास जो है वो इतना एरिया हो कि पानी को बहुत समय तक स्टोर किया जा सके। इन केस ऑफ फ्लड, यदि हो जाए, यदि बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, बहुत ज्यादा पानी आ जाए, तो उसकी निकासी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ही लेवल बढ़ा और सारा जो है पावर प्लांट खत्म हो जाए। ऐसी जगहों पे नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से बहुत ज्योग्राफिकली भी, और मैन पावर कितना वहां पे लगेगा, कहाँ से आएगा, क्या लोग वहां रह सकते हैं, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन सुटेबल है क्या, ये सब चीजें ध्यान में रखे। और सिर्फ पावर प्रोडक्शन नहीं है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो वहां से जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है, वो दूर तक और आसपास की जगहों तक क्या पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के एक पावर प्लांट जो है, हाइड्रो पावर प्लांट, वो बनाया जाता है। अब एक डेटा है इसमें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स 20% ऑफ वर्ल्ड्स पावर। पूरे विश्व में जितना भी पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसका 20% जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से आता है। अब जैसे बताया कि पानी तो आपको मुफ्त में मिला, मतलब जो रॉ मटेरियल है आपका, वो आपको, या फ्यूल एक तरह से कह लो, तो वो तो आपको फ्री में मिल रहा है, पानी, है ना। लेकिन उसको यूज करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, डैम बनाते हैं, पावर स्टेशन बनाते हैं, और जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ चीजें वहां पे रखते हैं। और ये जनरली डैम जो है वो सिटी के पास नहीं होते हैं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में होते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद में जो लोग आसपास रहते हैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया, उसके पास नहीं बनाया जाता है, ताकि कभी रिस्क हो तो लोगों को बचाया जा सके। लेवल लेवल कई बार ये विदाउट कहना चाहिए कि जो सेफ्टी लेवल है उससे भी ऊपर जा सकता है, या एक लेवल तो वैसे भी राइज होता ही है। डैम बनाने पे जब रिजर्वॉयर बनाते हैं, तो जो आसपास का एरिया है वो जलमग्न हो जाता है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार किया जाता है कि भाई अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले उनको रेडी किया जाता है, गवर्नमेंट उनके लिए दूसरी जगह व्यवस्था करती है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब मगर एक बार जब डैम बन जाता है, तो और उसके बाद में जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके बाद में आप कह सकते हो कि बिना रॉ मटेरियल जीरो कॉस्ट आप पे कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से फ्री हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें नो वेस्ट और पोल्यूशन प्रोड्यूस, कोई पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। पूरा मैकेनिकल मूवमेंट है, एक चीज दूसरी चीज को घुमाती है, और दूसरी चीज तीसरे को घुमाती है, और उसके बाद में वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में जनरेटर से जो है बिजली हमें पैदा हो जाती है। और उसको फिर जो है स्टेशंस पे जो है वहां पे डिपेंड करता है कितने मेगावाट प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से वहां पे इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाए जाते हैं, और वहां से फिर बिजली जो है दूसरी जगहों पे पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर कोई वेस्टेज या पोल्यूशन नहीं होता है, एंड इट इज मच मोर रिलायबल देन विंड, सोलर एंड वेव पावर। मतलब कि विंड कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, सोलर पावर कभी सन यदि नहीं है, कुछ सीजन में कम जो है सनलाइट होती है, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कभी नहीं भी होती है। लेकिन जो करंट है वाटर का, ये कंपैरेटिवली कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहता है, तो ये ज्यादा रिलायबल है। एंड वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव
द डैम रेडी टू कोप विद द पीक्स इन डिमांड, मतलब उसका स्टोरेज पावर वो इस तरह से बनाया जाता है डैम की जो रिजर्वॉयर है उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, उसके आसपास के एरिया को इतना खाली किया जाता है कि यदि पानी बढ़ भी जाए तो भी दिक्कत ना हो, और फिर भी बढ़ता है तब फिर गेट्स खोल के और फिर उसको निकाला जाता है. So hydroelectric power stations can increase to full power very quickly unlike other power stations. तो क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास में पूरे समय अवेलेबल है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी और 24 आवर्स कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन होता है और वो अवेलेबल होती है. तो ये हम इसके बारे में जान सकते हैं. अब डिसएडवांटेजेस भी कुछ हो सकते हैं. कौन से होते हैं कि डैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड. बनाने के लिए एक तो उसका रिसर्च या सर्वे होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए कौन से चीजें आप को चाहिए और वो कहाँ से आप लेके आओगे, ये सारी चीजें तो है ही हैं. पहले तो यही डिस्कस करने में, यही मटेरियलाइज करने में बहुत टाइम लगता है. उसके बाद में यदि वहां पे कोई हैबिटेड है, कोई लोग रहते हैं वहां पर, क्योंकि डैम बनाने से या कहीं पे भी वाटर स्टोरेज यदि आप कर रहे हो तो वहाँ का इकोसिस्टम जो है उस वाटर बॉडी का या फिर वहाँ के लैंड का वो अफेक्ट होता है, क्योंकि पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है. तो आपको आसपास के लोगों को तैयार करना, फिर दूसरी जगह पहुंचाना, फिर उनको मुआवजा देना, उसके बाद में डैम बिल्ड करना और फिर पावर स्टेशन बनाना, इस सब में खर्चा बहुत ज्यादा आता है. And building a large dam will flood a very large area upstream, causing problems for animals that used to live there. वहां पे जो भी एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो वाटर बॉडी के हों या फिर जमीनी हों या फिर ट्रीज पे रहने वाले हों, क्योंकि ट्रीज और ये सब को भी वो भी सबमर्ज हो जाते हैं पानी में, तो काफी जो है लिविंग बींग्स, जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होता है. Now, finding a suitable site can be difficult. The impact on residents and the environment may be unacceptable. कई बार आपने देखा होगा कुछ डैम जो है वो अप्रूव होते हैं गवर्नमेंट से कि इस जगह पे डैम बनेगा, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो उसका अपोज करते हैं. हालांकि उनको पता है कि ये जो है ये फायदे के लिए बनेगा, या इससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या ये काम होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर भी अपोज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जमीनें, कुछ लोग वहां रहते हैं तो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ लोग वहां खेती किसानी करते हैं वो उनको छोड़ के जानी पड़ेगी, तो उनका पूरा जो कहना चाहिए लाइफ वो चेंज हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो अपोज भी करते हैं ना. वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डाउनस्ट्रीम can be affected, which can have an impact on plant life. तो वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है, क्योंकि जब आप पानी का करंट आप डालते हो और उसके बाद में जो पानी निकलता है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी, क्योंकि आप डैम रिजर्वॉयर बढ़ा रहे हो बड़े बड़े, तो क्वांटिटी तो बढ़ी जानी है, और क्वालिटी जो है वो भी कुछ जो है वो बदलती है. उसका जो पानी का कंटेंट है, जो उसके कंपोजिशंस हैं वो बदलते हैं. तो वहाँ की जो प्लांट लाइफ है या जो भी जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं उनको भी उससे उन पे भी असर जो है वो पड़ता है. अब आता है टाइडल पावर. टाइडल पावर मतलब जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में या उन नदियों में जो समुद्र से कनेक्टेड है, क्योंकि सारी नदियां जो हैं मोस्टली वो सी की तरफ ही जाती हैं, वहीं से वही लो लाइंग एरिया है बेसिकली, क्योंकि जो लैंड है वो तो उसकी हाइट तो जो है वो ज्यादा होती है, सी लेवल जो है वो नीचे होता है, तो नदियां जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं ऑब्वियसली सारी ही रिवर्स. तो मैक्सिमम या तो कहीं मिल जाती हैं बड़ी रिवर से, या फिर वो खुद ही जो है वो समुद्र की तरफ जाती हैं. तो जब वो मिलती हैं समुद्र से, तो वहां पर जो है एक स्ट्रक्चर, वो भी डैम लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसको कहते हैं बैराज, वहां वो बनाया जाता है.
उसका भी काम हम वही है, हाइड्रो पावर प्लांट ही बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही बनती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये रिवर बीच मेन लैंड में बनाया जाता है और ये जो बैराज है ये अक्रॉस द रिवर बनाया जाता है। और जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो रिवर्स हैं वो सी पे जब मिलती हैं तो जो माउथ ऑफ कहना चाहिए कि एक तरह से माउथ ऑफ द रिवर इसको कह सकते हो आप, तो वहां पे जो है ये डैम लाइक स्ट्रक्चर जिसको ह्यूज डैम एक्चुअली अक्रॉस द रिवर बनाते हैं। और जो डैम बनते हैं वो वहां बनाते हैं जहाँ पे जो विड्थ है रिवर की या जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है ना, ताकि जो डैम बने, क्योंकि पूरा कंक्रीट उस फ्लो को, उस करंट को रोकना पड़ता है जब तक आप डैम बनाते हो। तो जो नैरो रीजन होता है वहां बनाते हैं, और जो रिवर जब समुद्र में मिल जाती है उसका जो पार्ट है, उसका जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। लेकिन यदि पावर प्लांट बनाना है तो हम, क्योंकि हमें टाइड्स यूज करना है, जो उसका हाई और लो जाता है ज्वार भाटा, उसको यूज करके जो वो जो वाटर लेवल है उसको यूज करके बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उस केस में ये लो हेड डैम्स बनते हैं और उसमें गेट्स होते हैं, यदि थोड़ा सा राइज हो जाता है तो गेट खोल देते हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी कैनाल या जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे पानी चला जाता है, एक लेवल को मेंटेन किया जाता है इसमें। So tidal power works rather like a hydroelectric scheme, except that the dam is much bigger. Bigger होता है लेंथ में, हाइट में कम होता है। तो ह्यूज डैम, एक लंबा चौड़ा डैम जो है वो बनाया जाता है अक्रॉस अ रिवर। एस्चुरीज, एस्चुरीज वो ही रीजन है जहाँ पे रिवर जो है ओशन से मर्ज हो जाती है जहाँ पे। तो जब टाइड आता है ओशन में तो उस केस में वाटर जो है वो टनल्स के थ्रू डैम में भरता है। और द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड, मतलब जो हाई राइज होता है, मतलब टुवर्ड्स द लैंड आएगा जब हाई टाइड होगा। तो आप देखो कि यदि आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी आप ओशन शोर पे रहे हो या सी शोर पे रहे हो, तो आप महसूस करेंगे कि दो बार टाइड्स आते हैं, मतलब हाई टाइड एंड लो टाइड। मतलब कि पूरा जो है, आप यदि लो टाइड के समय गए हो तो जो वाटर लेवल है वो बहुत दूर होता है, और जैसे ही टाइड आता है स्पेशली मॉर्निंग में और या इवनिंग में, जब मून आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, सॉरी मून का और सन का, दोनों का, जब जो भी बॉडी है वहां पर, तो वो उसको खींचता है, तो पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और दूर तक चला जाता है। मतलब जो पानी बहुत नीचे था वो ऊपर तक आ जाता है। तो वही जो लेवल हाई और राइज और लो लेवल, इसको मेंटेन करने के लिए एक लेवल पे जो है बैरेज बनाए जाते हैं। और ये जो फ्लो है, ये जो पानी का फ्लो है, टाइड का जो ड्यूरिंग द टाइड्स जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो बहाव है पानी का टाइड में ज्वार भाटा के समय, उसको यूज करते हैं टरबाइंस को रन करने के लिए, या फिर एयर के थ्रू भी पाइप से पुश करते हैं, और जो कि टरबाइन को मूव करता है। टरबाइंस बड़े बड़े गोल गोल एक स्ट्रक्चर होता है मेटल का, बड़ा बड़ा, मतलब देखने में काफी बड़े लगते हैं। काफी टाइम पहले मैंने देखा था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, तो उसमें जो है इतने बड़े बड़े टरबाइंस, 3 4 जितनी कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्शन है उस हिसाब से बनाए जाते हैं। और ये जो फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ करंट, ये जो एयर को पुश करते हैं इससे पानी के प्रेशर से, तो उसके कारण ये मूव करती हैं ये टरबाइंस गोल गोल, और इससे कनेक्टेड होता है आपका क्या कहते हैं, जनरेटर। अब इसमें बड़े बड़े गेट्स होते हैं जो कि कैनल के लिए भी यूज करते हैं कि पानी जब बढ़ जाए तो कैनल के थ्रू वो गेट खोल देते हैं, कैनल से पानी जो है वो आसपास जो है लैंड में चला जाता है।
और लेवल को मेंटेन किया जाता है। और कई बार जो है गेट बंद करके और वाटर लेवल बढ़ा देते हैं ताकि शिप जो है वो पास हो जाए, क्योंकि कम पानी में, शैलो वाटर में शिप्स जो है वो निकलती नहीं है, क्योंकि शिप आपको डायरेक्ट सी से ले जरूरी नहीं है, कई बार नदी से भी लेती है। तो उस केस में जो लेवल है पानी का वो ऊंचा होना चाहिए। तो उस हिसाब से गेट को ओपन और क्लोज करके ये सारी चीजें बैलेंस की जाती हैं। अब वर्ल्ड में हालांकि जो टाइडल पावर स्टेशंस हैं वो बहुत कम हैं। इंडिया में तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है अभी तक, लेकिन ओवरऑल जो है साउथ कोरिया में है, एक फ्रांस में है, और अराउंड 250 मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस होती है। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में 20 साइट्स ही हैं जहाँ पे टाइडल पावर प्लांट्स हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस सेम वैसे ही हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट्स के थे, कि एक बार बन जाने के बाद में जो है वो टाइडल पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री हो जाती है, और इसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेस या कोई भी वेस्ट बाहर नहीं जाता जो कि पोल्यूशन को बढ़ावा दे या फिर हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करे। लिविंग बींग्स के लिए कोई तकलीफ, कोई परेशानी इसमें एज सच नहीं है। और कोई फ्यूल नहीं चाहिए, वाटर लेवल से ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी टरबाइंस को मूव करके, और फिर जनरेटर को वो मैकेनिकल मूवमेंट देते हैं टरबाइंस, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एज सच कोई फ्यूल नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो फ्यूल चाहिए हमारे नीड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वो आराम से हमें मिल जाती है और वो रिलायबल होती है। और इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। बट और टाइड्स जो हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं। क्यों प्रेडिक्टेबल हैं? क्योंकि हर दिन सूरज आएगा, हर दिन चांद आएगा, भले ही वो आपको दिखे ना दिखे, पर कहीं ना कहीं वो है। तो टाइड्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये प्रेडिक्टेबल हैं और ये अवेलेबल है हमारे लिए, जो जो लेवल राइज और लो होता है उसके लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब भी एस्चुरी के अक्रॉस, मतलब जो रिवर, जहाँ पे रिवर का मुंह है एक तरह से, जब वो सी पे मिल रही है, तो वो वहां पे बैरेज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वाटर बॉडी में आप काम कर रहे हो। हालांकि जब रिवर सी पे मिलती है तो उसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे ही है, सी जो है वो काफी नीचे है। तो जब रिवर भी उसी लेवल पे है तो उसको करंट तो नहीं है, लेकिन पानी तो है ही है। तो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, और कभी कई बार वो जो विड्थ है वो काफी चौड़ी होती है, तो वहां पे बैरेज बनाना एक चैलेंज है। क्योंकि और इसके साथ साथ में जो रिवर एरिया है, जो लैंड एरिया भी वहीं पर ही है, सी शोर ही तो है एक तरह से। तो वहां पर भी हैबिटेट्स हैं, वहां पर भी जीव जंतुओं का वास है, कहना चाहिए। एनिमल के साथ साथ में ह्यूमन बीइंग भी रह सकते हैं वहां पे, वो भी आ, उनका भी गांव, शहर, घर हो सकता है। तो जब ये डैम या बैरेज बनते हैं तो वो, क्योंकि वहां पे भी आपने वाटर बॉडी को एक तरह से स्टोर तो किया ही है, तो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट किया है उसके फ्लो को, तो बहुत लंबे एरिया तक वो जो पानी है वो अफेक्ट करता है, बहुत लंबे समय तक, चाहे वो सी का हो और चाहे वो लैंड का हो। तो दोनों एरिया में जो है, जो भी इकोसिस्टम पनप रहा है वहां पे, जो भी जीव जंतु वहां रह रहे हैं या एनिमल्स वहां रह रहे हैं या प्लांटेशन है, जो भी फॉरेस्टेशन है, सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होती हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो टाइड्स पे, आपने देखा होगा सी में भी बर्ड्स होते हैं जो टाइड्स पे आते हैं, और उसके बाद में जब लो टाइड चला हो जाता है, जहाँ पे वो दलदल सा आता है, तो वहां पे वो
जो जानवर आते हैं उनको वो फीड करते हैं, वहां पे वो एग्स देते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं जब हम बैरेज बनाते हैं। और बैरेज हर जगह नहीं बन सकता, ये बहुत फ्यू सुटेबल साइट्स पे ही टाइडल बैरेजेस जो है वो बनाए हैं। और ये जो कहना चाहिए कि इतना अ, है तो बहुत एफिशिएंट पावर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और उतनी सुटेबिलिटी होना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बहुत कम है। अब आते हैं बायोमास एनर्जी के ऊपर। बायोमास जो है वो क्या होता है, कोई बताइए क्या होता है भाई बायोमास? हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया, बहुत बार समझ लिया। क्या समझते हैं आप बायोमास के बारे में? आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, बायो से क्या मतलब है? अरे हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी। बायो से मतलब है मैम ये को बोलते लिविंग। हाँ बोलिए। मैम जीव बोलते हैं बायो को, एनिमल्स मस हाँ इन। हाँ, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यस उनको मैम। हमने बायो बोला है। और मास मतलब कि उनका जो मैटर है, जो उनका वजूद है, एक तरह से जो फिजिकल बॉडी है उनकी, उससे एनर्जी बनाना। अब जब वो जिंदा है तब तो बनेगी नहीं ऑब्वियसली। तो वो जो यदि वो खत्म हो जाते हैं, जैसे प्लांट्स है या कोई फ्रूट है या फिर कोई ऐसा वेजिटेशन है जिसको हमने यूज कर लिया और वो अब फालतू पड़ा हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं। या फिर कोई एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है, चाहे ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो या फिर जो गाय भैंसे होती है गांव में उसका एक्सक्रीटा हो, या कुछ ऐसे प्लांट्स हो, तो उनका जो एक तरह से जो वेस्ट है उसको यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना। अब एनर्जी जो है जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी हो, पर वो गैस के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में भी हो सकती है, जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं। So biomass is a fuel that is developed from organic material, and it is a renewable and sustainable source of energy used to create electricity or other forms of power. इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और उसको जलाने के लिए या दूसरे किसी काम में लेने के लिए भी पावर प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ही बेसिकली होता है और ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि उसका जो सोर्स है वो खत्म नहीं होता है, मतलब रोज ही वो पैदा होता है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स ही बहुत सारे हैं, तो उनका जो उनसे जो मिलने वाली चीजें हैं वो भी जो है अबंडेंट है, बहुत सारी है, बहुतायत मात्रा में है हमारे ग्लोब के ऊपर। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक इसमें लिखा है स्क्रैप लंबर, जो आपने देखा होगा कि लकड़ी का जब काम करते हैं या फिर कोई भी जंगल है वहां पे बहुत सारे वेस्ट होता है लकड़ी का जो किसी काम में नहीं आता। या फर्नीचर की कोई फैक्ट्री है या जहाँ पे लकड़ी के काम होते हैं वहां पे स्क्रैप होता है बहुत सारा, जो कटिंग जो लकड़ी को कट करके निकलता है वेस्ट, उसको यूज किया जा सकता है। फॉरेस्ट डेब्रीज होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, बहुत सारा वेस्ट होता है फॉरेस्ट में और जो कि किसी काम का नहीं होता, उसको यूज किया जा सकता है। कुछ क्रॉप्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कहना चाहिए कि अ, पैदावार होती है फसलों की, उसको यूज किया जा सकता है। मैन्योर मतलब कि खाद, मतलब कि जो वेस्ट है एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, उसको यूज कर सकते हैं। और कुछ और भी वेस्ट रेसिड्यूज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जो भी वेस्ट है प्लांट का या एनिमल का, वो यदि आप स्टोर कर लो, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्यूल सच एज मिथेनॉल, नेचुरल गैस एंड ऑयल।
and we can use rubbish, animal manure or wood chips or seaweed or corn stakes and other waste. इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं जो किसी काम की नहीं है, जो एक तरह से वेस्ट है, उनको इकट्ठा करके एक सर्टेन प्रोसेस से कुछ गैसेस जो है फॉर्म होती है, और उस गैस को आप हीटिंग के लिए, जलाने के लिए या किसी और काम में एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ऑयल भी बनाया जाता है कुछ प्रोसेस से, जो कि पेट्रोल के साथ में फिर उसको मिक्स करके और एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होगा तो पर कम होगा। उसमें एक है शुगर केन। जब शुगर केन जो है पैदा होता है, उसके बाद में फिर ये फैक्ट्रीज में जाता है शुगर बनने के लिए, है ना, मिल में चला गया। उसके बाद में इसकी क्रशिंग होती है, इसका जूस जो है वो निकाला जाता है, और उसके बाद में इसका जो लेफ्ट ओवर्स है, जो इसकी स्टिक्स हैं जो किसी काम की नहीं है, वो बैगास इसको कहते हैं, और उसको जो है पावर स्टेशन में एज अ फ्यूल यूज करते हैं जलाने के लिए। अब इसको जब जलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इसको जला करके और पानी को गर्म किया जाता है, और पानी गर्म होता है तो क्या निकलेगा, पानी के गर्म होने से क्या निकलता है, स्टीम, भाप। स्टीम निकलती है। तो वो स्टीम में बहुत पावर होता है। देखो स्टीम इंजन जब बनाया, जो रेलवेज में यूज होता था पहले किसी समय में, डीजल इंजन आने से पहले, अभी तो इलेक्ट्रिक शुरू हो गया, कई कई जगहों पे डीजल इंजन चलता है, उसके पहले स्टीम इंजन चलते थे जिसमें कि कोयला यूज होता था, और कोयले से पानी जो है वो गर्म होता था और उससे स्टीम निकलता था। आपने देखा होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं अपने स्टोव में और उस पर ढक्कन लगा दो तो वो ढक्कन हिलने लग जाता है, कई बार वो गिर भी जाता है। तो उसमें इतना प्रेशर है कि वो जो ऊपर है उसको ऊपर धक्का देता है, उसमें एनर्जी है, उसमें एक गर्मी है, उसमें एक हीट है और प्रेशर है। तो वो जो हीट एंड प्रेशर जो है वो टरबाइन्स को मूव करने के लिए यूज होता है, और टरबाइन से उसके बाद में फिर जनरेटर, और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये जो वेस्ट है ये यूज होते हैं। सभी चीजों का प्रोसेस मोर और लेस सेम होता है। जैसे कि कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसको बर्न किया और तो वहां से हीट निकली, और वो हीट जो है वो स्टीम बनाने में यूज हुई, और उसके बाद में पावर स्टेशन पे जो है वो टरबाइन्स को मूव करने के लिए वो स्टीम काम में आई, और उसके बाद में टरबाइन्स ने जनरेटर को मूव किया, वहां पे एक तरह से करंट प्रोड्यूस किया, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वो जब मूव करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है फिर पावर स्टेशन पे इकट्ठा होता है, और उसके बाद में फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर नीड, जहाँ पे जरूरत है वहां पर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो क्या क्या यूज होता है, कौन भी यूज होता है, कौन का जो वेस्ट है वो भी यूज होता है। ये सब बर्निंग के लिए यूज होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो ये है, और रॉ मटेरियल किसी भी जनरेशन के लिए कुछ तो आपको रॉ मटेरियल, कुछ तो क्या बोलना चाहिए इसको, क्या कहेंगे हम, जो बेसिक नीड है किसी भी इंडस्ट्री की जो कहाँ से आप वो पदार्थ इकट्ठा करेंगे। रॉ मटेरियल के लिए मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा है अभी। कच्चा कच्चा जो कच्चा सामान कच्चा सामान बोल सकते हो, कच्ची रॉ चीज, सामग्री। सामग्री जो भी है, आप समझ लो इस चीज को जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि वो चीज आपके पास में फ्री में है, अवेलेबल, बहुत मात्रा में अवेलेबल है, उसको आपने यूज कर लिया और उस वेस्ट को पर्यावरण में जाने से आपने रोक लिया, दोनों चीजें कर ली। सो इट मेक्स सेंस टू यूज वेस्ट मटेरियल वेयर वी कैन।
एंड द फ्यूल टेंड्स टू बी चीप। तो जब आपका रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिल रहा है या बिना कॉस्ट के मिल रहा है, तो जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। अब जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए एक तो आप पेट्रोल डीजल खरीदो या गैस खरीदो, वो महंगी मिल रही है, डे बाय डे उसका रेट बढ़ रहा है। और एक आपको एनर्जी यदि वेस्ट प्रोडक्ट से ही मिल जा रही है तो कितना आसान होगी चीज। सो लेस डिमांड ऑन अर्थ रिसोर्सेस, है ना, उसकी जो डिमांड है वो अर्थ रिसोर्स के कंपैरिजन में कम है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है बायोमास के? कुछ तो डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्या क्या है? एक तो कलेक्शन, जो वेस्ट मटेरियल है उसका कलेक्शन करना, उसके लिए यदि आपने प्लांट लगाया है तो एक बार तो उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी ही पड़ेगी, उसकी मशीनरी आपको लगानी पड़ेगी, और वहां पर पूरे टाइम जो है आपको ये रॉ मटेरियल मिलता रहे, इसकी भी गारंटी होना चाहिए, है ना। तो आपको वहां से कलेक्ट करके आपको अपनी फैक्ट्री तक, अपने पावर प्लांट तक लाना पड़ेगा। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है। फिर क्योंकि बर्निंग है इसमें, अब बर्निंग जब भी होगी तो कुछ ना कुछ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो निकलती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं निकलती हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बर्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो निकलती हैं। एंड सम वेस्ट मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर, हमेशा नहीं मिलते। अब जैसे कॉर्न है वो एक सीजन में आएगा, शुगर केन है ये भी हमेशा उस रीजन में मिलता ही रहे आपको ऑल 12 मंथ्स, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज है बायोमास के। और ये रिन्यूएबल है, बिल्कुल रिन्यूएबल है, क्योंकि हमेशा जहां पर भी लिविंग बीइंग्स हैं, जहां पर भी क्रॉप्स हैं या जहां पर भी पेड़ पौधे हैं, उनका प्रोडक्शन हमेशा होगा। इंसान अपनी जरूरत के लिए उगाता है, कुछ नेचुरली होती हैं, क्योंकि उसको जरूरत है इसकी, तो वो हमेशा पैदा होती रहेंगी, और उनका जो वेस्ट है वो भी available होगा. So we can always plant and grow more sugarcane and more trees, so those can be renewable too. उसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इसको रिन्यूएबल में रखा है, नॉन रिन्यूएबल में नहीं रखा है। हालांकि इसके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, डेंजरस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इसके लिए भी जो रॉ मटेरियल चाहिए यूरेनियम, वो मेटल बहुत ज्यादा अवेलेबल इसलिए भी है क्योंकि इसका यूज सिर्फ इसमें है और बहुत कम क्वांटिटी में ये यूज होता है, और पावर प्रोडक्शन जो है मल्टीपल टाइम्स होता है। सो न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड यूजिंग यूरेनियम विच इज अ मेटल and it is mined in various parts of the world. इसका एक और जो है वो हमारे यहाँ भी होता है इंडिया में, थोरियम, और जहाँ पे नहीं होता है वो लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। अब एक सर्वे के हिसाब से न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसेस अराउंड 11% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड्स। 11%, 11% जो है पूरे संसार की एनर्जी की जरूरतें वो न्यूक्लियर पावर से पूरी होती हैं, and produces huge amount of energy from small amount of fuel without the pollution that you would get from burning fossil fuels. इसमें पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है रूटीन में पावर प्रोडक्शन में, लेकिन ये डेंजरस होता है। इसका जो इंस्टॉलेशन है या इसका जो रख रखाव है पावर प्लांट का, वो बहुत कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा केयरफुली डिजाइन होता है ये पावर प्लांट, और रेगुलर इसका सुपरविजन जरूरी है। लापरवाही जरा सी बहुत डिजास्टर हो जाता है, सिर्फ पावर प्लांट के लिए नहीं बल्कि आसपास का जो भी इकोसिस्टम है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, उसका जो फर्टिलिटी है लैंड की या पानी की, सब डैमेज हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन है ये बेसिकली एनर्जी मास कन्वर्जन पे बेस्ड है, कि एनर्जी जो है वो यदि मास जो है, मतलब कि मास क्या होता है बेसिकली, बॉडी में कितना
सॉलिड वो है, उसका घनत्व है उसके पास में, उस मास में बहुत सारी एनर्जी है, तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यूरेनियम जो है एक मेटल है, उसमें यदि कुछ प्रोसेस की जाए तो उस वो जो है वो ब्रेक हो जाता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी को वो रिलीज करता है, वो एनर्जी हम काम में लेते हैं। तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। दो तरह से जो है वो एनर्जी का प्रोड्यूशन न्यूक्लियर केस में होता है। एक न्यूक्लियर फिजन है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फिजन में बेसिकली क्या होता है कि एक जो यूरेनियम का एटम है, उसको अणु बोल सकते हो आप, उस पे यदि एक्चुअली ये जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब एक छोटे से चीज से इसमें यदि रिएक्शन हो जाए, इसमें कुछ आप बम्बार्डिंग कर दो या इसको किसी और के साथ कोलाइड कर दो, तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। रेडियो एक्टिव है, बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास में है। अब यूरेनियम भी हो सकता है, दूसरे मेटल भी होते हैं, प्लूटोनियम भी है, थोरियम भी है, जो कि जो है स्मॉलर न्यूक्लियाई में ये यदि इसको बम्बार्ड किया जाए तो बहुत खतरनाक तरीके से ये ब्रेक होते हैं, न्यूट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब ये सर्टेन एटमॉस्फेयर में, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में या सर्टेन कंडीशंस में इनमें ये बम्बार्डमेंट किया जाए। एक न्यूट्रॉन देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आपने अणु परमाणु पढ़े हैं कभी, तो हर चीज जो है वो अणु परमाणुओं से मिलके बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं जो आसपास चक्कर लगाते हैं। कोर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यदि एक न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम से टकरा दिया जाए, इसको कहना चाहिए कि मिक्स मिला दिया जाए एक तरह से, तो उस केस में जो टारगेट न्यूक्लियस है इसका यूरेनियम का, वो बहुत सारे प्रोडक्ट में और न्यूट्रॉन्स के साथ में उनके खुद के न्यूट्रॉन वो रिलीज करता है विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ में। तो जो रिएक्टर्स होते हैं, ये वो रिएक्शन जहाँ पे होती है, वो बड़े बड़े रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें कि यूरेनियम को एक रॉड की तरह फॉर्म में एज अ फ्यूल यूज करते हैं और हीट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन। मैंने आपको बताया फिजन कैसे होता है। फिजन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है ब्रेकिंग, है ना, जो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे। और फ्यूजन होता है मिक्सिंग, कॉम्बिनेशन, मिला दे। तो न्यूट्रॉन स्मैशेस इनटू न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम एटम। यदि न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्ड किया जाए, इसके साथ मिला दिया जाए, कोलाइड कर दिया जाए, तो यूरेनियम एटम जो है वो न्यूक्लियस जो है उसमें ब्रेक हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। अब यहाँ पर भी कंसेप्ट वही है, हीट ये प्रोड्यूस करेगा और हीट जो है वो फिर से टरबाइन नहीं स्टीम में जो है वाटर को बॉईल करने में यूज होगी और उसके बाद में टरबाइंस चलेंगे, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये एक तरह से आप इसका एक सिंपल इक्वेशन इसकी समझ सकते हो कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो हुआ एक यूरेनियम या फिर थोरियम या प्लूटोनियम का एटम, उसमें एक न्यूट्रॉन ने बम्बार्डिंग की, ये अपने न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया और उसके बाद में इसमें से और भी न्यूट्रॉन्स निकले। उन न्यूट्रॉन्स ने फिर दूसरे एटम, यूरेनियम एटम को कोलाइड किया, वहां से फिर से न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया बहुत सारे और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। तो ये जो चेन रिएक्शन होती है, ये चेन 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 चेन, मतलब यदि इसको ना रोका जाए तो ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी।
तो न्यूक्लियर फिजन से हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद में जो है वो इस हीट से वाटर को बॉइलिंग मिलती है, वहां से स्टीम आती है। स्टीम जो है फ्यूल है टरबाइंस के लिए जो उसको मूव करता है। टरबाइंस जो है वो जनरेटर को ऑन करता है और जनरेटर में सर्किटरी है, कुछ मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जहाँ से कि ये एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में इस पावर को ऑल ओवर द कंट्री या जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे इसको किया जाता है। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, एटॉमिक रिएक्शन ही है ये भी, लेकिन इसमें जो है एटम्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल एटम बनता है। इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है। एक मास, मतलब अभी क्या किया हमने, मास जो था हमारे पास में एक मेटल का, उसको हमने ब्रेक किया अंदर और फिर हीट पैदा की। इसमें क्या होता है, दोनों कंबाइन होके एक मोर मासिव, मोर बहुत बड़ा, जिसका कि वेट आगे बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, ऐसा मैसिव एटम बना। और उसके बाद में जब जो स्मॉलर मास जो है वो ज्यादा मास में कन्वर्ट होता है, मगर इस प्रोसेस में जो है एक एनर्जी रिलीज करती है। जैसे कि दो एटम है, उनका मास है सपोज एक का है 1, एक का है 2, तो जो बनेगा उसका 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि बाकी का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और ये इस तरह से, जैसे कि जनरली हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दोनों मिलकर, इनको यदि एक रिएक्टर में मिला दिया जाए तो फ्यूजन हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं, हीलियम, और न्यूट्रॉन बनता है और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये हीट एनर्जी जो है वो फिर उसी तरह यूज होती है एज अ फ्यूल, जो हमने अभी पहले एक रिएक्शन में देखा था। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, अब यह याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो यूज नहीं होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर फिजन यूज होता है। न्यूक्लियर फिजन जो है, फ्यूजन जो है वो सन एनर्जी का सोर्स है। वहां पे जो है ये हाइड्रोजन और ये जो है कंबाइन होते हैं और बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है सन। लेकिन यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट्स, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे फिजन यूज होता है, यूरेनियम मेटल या फिर प्लूटोनियम या फिर थोरियम यूज होता है, ये याद रखेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या है कि इसका जो पावर प्लांट्स हैं वो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके जितना ही कॉस्ट होता है, स्ट्रक्चर भी बड़ा बना, उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कोल से जो हीट मिल रही है थर्मल पावर प्लांट में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो बियॉन्ड कंट्रोल नहीं जाएगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कहना चाहिए कि कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन इसका मेंटेनेंस जो है, आगे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कम होता है। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ कोल यूज होता है, वहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होती है। और इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो इसीलिए इट डजंट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो उस पर इफेक्ट नहीं करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, एंड इट प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट। लेकिन जो भी वेस्ट आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो खतरनाक होता है। तो इसका डिस्पोजल जो है, इसको कहाँ पे डंप किया जाए, जैसे कि यहाँ पे तो ऐश निकलेगा, वो
कहीं यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ का जो वेस्ट है वो आप यूज नहीं कर सकते, उसको आप बाहर नहीं छोड़ सकते, तो उसका डिस्पोजल अलग एक चैलेंज है। और न्यूक्लियर पावर जो है रिलायबल है, बिल्कुल है। और डिसएडवांटेजेस में यही सब आएगा, क्योंकि ऑल्दो नॉट मच वेस्ट इज प्रोड्यूस, बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस। It must be sealed up and buried for many years to allow the radioactive to die away. क्योंकि जो यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम हम यूज करते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव। ये एक्टिव रहते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ही हैजार्डस रेडिएशन। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है कि रेडिएशंस जो इसके आसपास होता है वो खतरनाक होता है। वो हम लिविंग बीइंग्स के लिए, वो हमारे कहना चाहिए कि पूरे सिस्टम को, पूरे हमारे डीएनए को अफेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रेडियो एक्सपोजर अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा, जैसे कि आप मोबाइल्स यूज करते हो या जो भी गैजेट्स, वाईफाई यूज करते हो, वहाँ रेडिएशंस है। तो रेडिएशंस इसलिए कहते हैं कि रात को थोड़ा सा दूर रखो, मोबाइल को हमेशा अपने पॉकेट में या इधर मत रखो, क्योंकि ऑलवेज आपका मोबाइल जो है वो टॉवर से कनेक्टेड है। वहाँ रेडियो सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वो कंटिन्यूअस आ रही है। तो इसलिए कुछ टाइम गैजेट से दूर रहना चाहिए। जब आप आराम करते हो तो अपने गैजेट्स को दूर रखना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी, क्योंकि सिग्नल आपका जो डिवाइस है उसको वो टॉवर डिटेक्ट करने के लिए हमेशा कंटिन्यूस सिग्नलिंग करता रहता है। तो इसलिए तो इसमें से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं वो निकलते ही रहते हैं, पूरी तरह खत्म होने में सालों लग जाते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं। और इसीलिए जो है ये एक तरह से थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाता है। अब हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो काफी जगहों पे हैं, करीबन मुझे लगता है कि 20-25 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उनका यहाँ पे आप देख लो, इस पिक्चर में दिखा है। नरोरा यूपी में है, वहाँ पे एक है, राजस्थान में ये शायद रावत भाटा में है, और तमिलनाडु में है 2-3 जगह पे ये। एक तो कुदन कुलम करके एक जगह है, यहाँ पे कर्नाटका में कैगा में है, कलप्पम में है तमिलनाडु में। तो इस तरह से जो है कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे पास 20-25। एक और है जियो थर्मल पावर। तो जियो थर्मल में क्या होता है, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, 1-2 स्लाइड्स और बचे हुए हैं। जियो थर्मल में क्या होता है कि जियो का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, अर्थ, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो जो कोर है अर्थ का, उसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा है। तो कई कई जगहों पे जो है अर्थ का जो ये हीट है, ये किसी न किसी फॉर्म में बाहर आता है, और स्टीम के फॉर्म में नजर आता है। कुछ रॉक्स के जो है, यदि वो उनमें गैप हो जाता है या वो खिसक जाती हैं, जो भी जियो मेटीरियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं अर्थ में, तो उसके कारण से ये हीट बाहर निकलती है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर कितना होगा, करीब करीब? हम्म। एनीवन? नो आइडिया मैम। ये एस्टिमेटेड है अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट इमेजिन कि कितना गर्म है ये। जो सन का सरफेस है, मतलब कोर नहीं, सन का बाहर का, उसके करीब करीब इतना टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर में। इतना खतरनाक मतलब जगह है वो कोर। और वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसलिए कई कई जगहों पे इसके इफेक्ट्स जो हम देखते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, या फिर वॉल्केनोज होते हैं, या सुनामी आती है, वो सब इसी के
में जब डिस्टरबेंस होता है अंदर, तो वो फिर बाहर इस तरह से आता है। तो कहने का जो हम अभी कंस्ट्रक्टिव यूज जो करते हैं उस टेम्परेचर का, वो ये है कि क्योंकि हीट है अंदर, तो हीट जो है वो यदि अंदर है कुछ मेटल रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो वो उनके बीच में जब गैप हो जाता है तो ये जो स्टीम है अंदर से ये बाहर आने लग जाती है। तो या फिर कभी कभी क्या होता है कि पर्पसली भी कुछ एरियाज को चिन्हित करके, कुछ एरियाज को रिसर्च करके कि हाँ यहाँ पर ये पावर स्टेशन बनाया जाता है, बेसिकली हमें स्टीम ही चाहिए, तो वो उस पे होल किए जाते हैं। और यदि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उन रॉक्स को ठंडा करने के लिए जितना स्टीम हमें चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा पानी भी डाला जाता है ठंडा, ताकि हमको जो अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे आपको पावर प्लांट बनाना है, वहां लोगों को रहना है, तो इतना हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करना मुश्किल है। तो इसलिए कुछ जगहों पे थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाल के और उसको उससे फिर स्टीम जो है वो पैदा की जाती है, उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर सेम प्रोसेस है, स्टीम से पावर जो है आपका टरबाइंस रन करेंगी और फिर जनरेटर्स रन करेंगे। वहां पर नेचुरल ग्राउंड वाटर भी हो सकता है कई बार, जो आप जो हॉट स्प्रिंग्स या हॉट स्टीम्स आप कई जगह आपने देखा होगा या सुना होगा, तो वहां पे ड्रिल करके और स्टीम को पंप करके, पानी को पंप करके और फिर जो है उस स्टीम को यूज कर लेते हैं। इस तरह से कुछ पावर प्लांट जो है वो बनाए जाते हैं। और डायरेक्ट भी जो है उस हीट को बहुत जगहों पर स्पेस हीटिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब कई जगह जो ठंडी जगहों पे भी, ऐसा नहीं है कि गर्म जगहों पे ये होंगे, ठंडी जगहों पे भी ये होते हैं, मतलब ये जो गर्मी जो बाहर निकल रही है अर्थ के अंदर से, उसको फिर स्पेस हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी जो है ये हीट को यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ ड्राई करने के काम में यूज कर सकती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो हैं, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, क्योंकि उस ग्रीन हाउस के अंदर जो है एक सर्टेन टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है, तो उस हीटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एक्वाकल्चर के लिए, हॉट वाटर के लिए, रिजॉर्ट्स और पूल में भी यूज कर सकते हैं, और स्नो को मेल्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये जो जियोथर्मल पावर है इसको हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें भी कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ग्रीन हाउस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। इसमें बहुत पावर स्टेशन जो है वो बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े रूम के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें हीट मिल रही है वही हम यूज कर रहे हैं, तो कोई मच इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे नहीं आता है, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। और यदि जियोथर्मल स्टेशन बन जाता है तो एनर्जी जो है वो पूरी फ्री हो जाती है, बहुत कम एनर्जी जो है वो पंप को रन करने के लिए चाहिए। एंड दिस कैन बी टेकन फ्रॉम द एनर्जी बीइंग जनरेट, जो जनरेट हो रही है उसी से हम यूज कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर जगह नहीं बनाए जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह की जो रॉक्स हैं अंदर वो सुटेबल टाइप की होना चाहिए ताकि उस जगह को हम ड्रिल कर सकें। ऐसा नहीं हो कि वो पूरा जो जगह है वो धंस जाए, नीचे चला जाए, है ना। तो वो सारी चीजें को देख करके बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम के बाद में रन आउट ऑफ स्टीम, कुछ है ही नहीं वहां पर, खत्म हो गया। उसके लिए अवेलेबिलिटी कुछ सालों तक, 10 of 20 या 30-40 ईयर्स तक तो कम से कम वहां पर जो है वो प्रोडक्शन होना चाहिए। और कई जगहों पर क्या है कि हैजार्डस गैसेस और मिनरल्स भी निकलते हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर भी है, हीट के साथ प्रेशर भी है। उसके साथ में यदि आपने ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं की, प्रॉपर आपने रिसर्च नहीं किया, उस चीज को सर्वे नहीं किया, तो ये गैसेस बाहर आ जाती हैं मिनरल के साथ में, और वो खतरनाक होती है हमारी सेफ्टी के लिए या वहां पर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके लिए। जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल है, हाँ बिल्कुल रिन्यूएबल है, क्योंकि नीचे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है और ये एनर्जी बाहर आती ही रहती है,
as long as we don't pump too much cold water down and cool the rocks too much. क्योंकि हमको क्या है, स्टीम लेने के लिए ठंडा पानी नीचे डालना पड़ता है ताकि वो जो गर्मी है अंदर की वो स्टीम के फॉर्म में बाहर आए। तो यदि आपने बहुत ज्यादा पानी यूज कर लिया या बहुत ज्यादा वहां पर जो प्रॉपर रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से ज्यादा डाल दिया तो उस केस में क्या होगा कि रॉक्स ठंडी हो जाएंगी और स्टीम जो है वो नहीं ले पाएगी। तो इस तरह से आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे खत्म होता है। आपको यदि इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक कवर हो गया हमारा।